नेपोलियन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सेट का एग्जाम नजदीक है, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा औपनिवेशिक शासन का जो आर्थिक परिणाम रहा था और भू राजस्व व्यवस्थाएं क्या क्या रही थी, ये हमारा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लागू स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के साथ किस गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा है? कौन सी व्यवस्था का? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कब आया था? 1793 में। ठीक है, 1793 में कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 90 से 92, वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। और स्थायी बंदोबस्त किसके समय लागू हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? ठीक है, सूर्यास्त कानून किस भू राजस्व व्यवस्था से था? तो ये था स्थायी बंदोबस्त में। स्थायी बंदोबस्त जो जमींदारों के साथ किया जाता था, उसमें सूर्यास्त होने पर एक निश्चित तारीख पर अगर आप जमींदार अपना जो पेमेंट है वो नहीं दे पाते थे, तो सूर्यास्त कानून के तहत उनकी जमींदारी उनसे छीन ली जाती थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है। तो इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल में हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था। ठीक है, रेयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास में बिल्कुल हुआ था। महालवाड़ी बंदोबस्त बंबई में नहीं। बंबई में कौन सा था? बंबई में था रेयतवाड़ी। ठीक है, और जो महालवाड़ी है, महालवाड़ी कहां कहां थे? महालवाड़ी थे उत्तर पश्चिमी प्रांत में था। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत में था महालवाड़ी, और मध्य प्रांत में भी था, और पंजाब के भी कुछ प्रांतों में थे। ताल्लुकदारी बंदोबस्त अवध में ही हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम वैज्ञानिक आंकलन किसने किया था? ठीक है, राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आंकलन किसने किया था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। VKRV राव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त से नहीं जुड़ा हुआ है? ठीक है, ये पूछा हुआ है कि कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है, किससे? स्थायी बंदोबस्त से। ठीक है, तो जेम्स ग्रांट हम देखते हैं जुड़े हुए थे, जॉन सोर जुड़े हुए थे, ठीक है, थॉमस लो जुड़े हुए थे, लेकिन प्रिंगले नहीं जुड़े हुए थे, तो ये हो गया गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त में भू स्वामित्व का अधिकार किससे दिया गया था? ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त में किसने दिया था? भूस्वामी का अधिकार। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त में पता है अपने को जमींदारों को दिया गया था। किसानों को किसमें दिया गया था? रेयतवाड़ी में। ठीक है, ग्राम समुदाय में किसको देते थे? महालवाड़ी व्यवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्र में था? तो रेयतवाड़ी में अपने देखो परसेंटेज बताने। ठीक है, तो रेयतवाड़ी था सबसे ज्यादा 51%। ठीक है, और 19% किसका था? 19% था स्थायी बंदोबस्त का। ठीक है, फिर पीछे बच्चा 30% किसका था? महालवाड़ी का। ठीक है, तो इनके परसेंटेज आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में महाजनी वर्ग के विकास का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, ब्रिटिश शासन में महाजनी वर्ग का विकास क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि किसानों से बहुत अधिक भू राजस्व की मांग की जाती थी। ठीक है, तो किसान अब वो लगान चुका नहीं पाते थे, तो वो फिर महाजनों से उधार लेते थे। ठीक है, तो इसलिए महाजनी वर्ग का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? थॉमस मुनरो नाम सुना है, किससे संबंधित है? बताइए आप। थॉमस मुनरो थे रेयतवाड़ी से। ठीक है, थॉमस मुनरो थे रेयतवाड़ी से।
ठीक है, रेतवाड़ी को सबसे पहले किसने लागू किया था? कैप्टन रीड ने। ठीक है, कैप्टन रीड ने लागू किया था। कहां पे किया था? तमिलनाडु में किया था, बारामहल में। ठीक है, बारामहल में। ठीक है, फिर जो ये थॉमस मुनरो थे, इन्होंने रेतवाड़ी प्रथा को पूरे मद्रास में लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक घटक को बताना है जो ब्रिटेन द्वारा भारत से धन निष्कासन में शामिल नहीं था, नहीं है पूछा है। तो घरेलू व्यय में धन निष्कासन होता था क्या? बिल्कुल होता था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को जो लाभांश मिलता था वो भी होता था, सैनिकों पे जो खर्चा किया जाता था वो भी होता था। फूट डालो और राज करो की नीति, तो इससे तो कोई धन निष्कासन होता नहीं था। तो ये हो गया अपने गलत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी विनगेट और गोल्ड स्मिथ ने बॉम्बे सर्वे सिस्टम कब तैयार किया था? बॉम्बे सर्वे सिस्टम कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि बॉम्बे सर्वे सिस्टम तैयार किसने किया था? तो जी विनगेट और गोल्ड स्मिथ। ठीक है, दोनों है जी गौतम गंभीर। ठीक है, तो अपन ने कब तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था 1835 में। तैयार किसने किया था? जी विनगेट और गोल्ड स्मिथ ने तैयार कब किया था? 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में जनसंख्या में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप अत्यधिक जनसंख्या पर दबाव पड़ने लगा था, क्योंकि अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि वाणिज्यिक फसलों के आगमन के कारण अधिक किसान आकर्षित होने लगे थे। तो आकर्षित तो नहीं हुए थे, ठीक है, जबरदस्ती उनसे करवाई जाती थी खेती वाणिज्यिक फसलों की। फिर पूछा है, देशी सरकारों के पतन के परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में कमी आ गई थी, ऐसा भी कुछ नहीं था। ठीक है, अब है हस्तशिल्प व ग्रामीण उद्योगों के विनाश के कारण जनता कृषि की ओर उन्मुख हो गई थी। बिल्कुल सही है, जब ब्रिटिश राज हुआ तो फिर हस्तशिल्प और ग्रामीण जो उद्योग थे उनका पतन होने लगा था। ठीक है, उनका विनाश हुआ तो जनता थी वो कृषि की ओर आने लगी, इसलिए जनसंख्या में बढ़ोतरी के कारण भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या दबाव पड़ने लगा था। बाकी ये चौथा ऑप्शन है, सुरक्षा कारणों से नगरों की आबादी का ग्रामीण क्षेत्रों की ओर परिवर्तन आरंभ होने लगा था, तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के प्रभाव में निम्न में से कौन सा नहीं था? ठीक है, साम्राज्य नीतियों में भारतीय कृषि पर जो प्रभाव पड़ता था कौन सा नहीं था? ठीक है, तो एक नई बाजार अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। भूस्वामी वह जोतने वालों के बीच ध्रुवीकरण हुआ था। ठीक है, बिल्कुल हुआ था। ठीक है, भूमि विहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई थी, बिल्कुल हुई थी, क्योंकि भूमि अब मजदूरों के पास, किसानों के पास अब कम रही थी। चौथा है, ग्रामीण शिल्पकारों के रोजगार में वृद्धि, तो ऐसा हुआ था क्या ब्रिटिश नीतियों में से? बिल्कुल कभी नहीं हुआ था, इनके रोजगार में कमी ही आई थी, क्योंकि हस्तशिल्प का है ना पतन ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। पहला है, स्थायी बंदोबस्त से ईस्ट इंडिया कंपनी की आय सुनिश्चित हो गई थी। बिल्कुल, क्योंकि एक जो इनकम थी उसको फिक्स कर दिया गया था, तो फिक्स इनकम तो इनके पास सुनिश्चित हो गई थी। फिर दूसरा है, इस व्यवस्था से कंपनी को जमींदार के रूप में एक वफादार वर्ग मिल गया था। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जमींदारों को विशेष अधिकार दिए गए। ठीक है, उन्हें भूमि का मालिक माना गया, तो वो अंग्रेजों के समर्थक बन गए थे। एक वफादार वर्ग है जो कंपनी को मिल गया था। तो सत्य कौन से हो गए? 1 और 2 दोनों सत्य हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रामीण जो ऋणग्रस्तता है उसके क्या क्या कारण थे? ठीक है, तो पहला कारण इसमें लिख रखा है, भूमि जोत का विखंडन हुआ था। बिल्कुल हुआ था। कुटीर उद्योगों का पतन हुआ था। बिल्कुल हुआ था। सिंचाई सुविधाएं विकसित न होना। बिल्कुल हुआ था। ठीक है, नकदी फसलों का चलन, तो बिल्कुल नकदी फसलों का भी चलन हुआ था। तो उपरोक्त सभी इसमें हो गया, चारों ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंश कितना था? स्थायी बंदोबस्त में, तो स्थायी बंदोबस्त में ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था 10/11 और जमींदार को कितना दिया जाता था?
जमींदार को दिया जाता था 1/11 जो बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भू राजस्व नीति के बारे में। 1789 में किसने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1/3 बंगाल जंगल में बदल गया जहां केवल वंचर ही रहे हैं। ठीक है, बहुत फेमस ये कथन है कि ऐसा किसने बोला है। ठीक है, तो ये बोला है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्या बोला था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1/3 बंगाल जंगल में बदल गया है जहां केवल वंचर ही रहते हैं। अगला देखो क्वेश्चन, भू राजस्व व्यवस्था और उनके लागू होने से संबंधित कौन से युग सुमेलित नहीं है। तो आईने पंचशाला हुआ था। ठीक है, आईने क्या पंचशाला 1772 में हुआ था। किसके टाइम हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय लागू हुआ था, बिल्कुल। ठीक है, अब ये पूछा है जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त, ये बिल्कुल 1793 में हुआ था। ठीक है, रेतवाड़ी 92 में हो ही गई थी। ठीक है, आईने 10 साल कब लागू हुआ था? 10 साल लागू हुआ था 1790 में, ना कि 89 में। तो ये हो गया युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बंदोबस्तों में किसमें जमींदार भू राजस्व संघर्ष करने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था। ठीक है, कि जमींदार भू राजस्व संग्रह करने में मध्यस्थ व्यक्ति में था। ठीक है, तो मध्यस्थ होता था स्थायी बंदोबस्त में। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में होता था मध्यस्थ। ठीक है, क्योंकि जमींदारों को इसमें अधिकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन की नीतियों के फलस्वरूप कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा कारण था? कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा कारण था ब्रिटिश नीतियों में? ठीक है, तो भू अभिजातीय वर्ग का सर्जन करना, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना, बिल्कुल बहुत अत्यधिक लगान इन्होंने लिया है। ठीक है, इससे जो कई किसान थे उनको अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ता था, महाजनों के चंगल में फंस जाते थे, क्योंकि उन्हें अब लगान चुकाया नहीं जाता था तो कहीं से ऋण लेने की जरूरत पड़ती थी। वो समय पे ऋण चुका नहीं पाते थे तो उन्हें अपनी जमीनें बेचनी पड़ती थी। ठीक है, तो पूरे जो ब्रिटिश काल है उसमें आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि बहुत अत्यधिक भूमि कर रहा है, जिससे किसानों को काफी परेशानियां हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य है। ठीक है, पहला है रेतवाड़ी व्यवस्था में किसान ही भूमि के स्वामी होते थे, बिल्कुल। ठीक है, जबकि स्थायी बंदोबस्त में कौन होते थे? जमींदार भूमि के स्वामी होते थे। अब है दूसरा, इस व्यवस्था में लगान की राशि स्थायी तौर पर निश्चित नहीं की गई थी, बिल्कुल नहीं की गई थी रेतवाड़ी में। ठीक है, जबकि स्थायी बंदोबस्त में ये राशि निश्चित थी। ठीक है, तो दोनों ये सत्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सत्य है, आपको बताना है कौन कौन से सत्य है। तो पहला है इस्तमरारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 19% हिस्से में लागू थी। इस्तमरारी व्यवस्था किसको कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त, इसको ही इस्तमरारी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये 19% में लागू थी, बिल्कुल हमने पढ़ा था। ठीक है, वही 51% में कौन सी थी? रेयतवाड़ी। ठीक है, और महालवाड़ी कितने पे थी? महालवाड़ी थी 30%। ठीक है, महालवाड़ी। अब दूसरा है इस्तमरारी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का समर्थन करने वाले एक कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि जमींदारों को इसमें अधिकार दिए गए, उन्हें भूस्वामी का माना गया। ठीक है, तो अंग्रेजों को एक वफादार या एक कुलीन वर्ग इससे मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भू व्यवस्था में भूमिकर ही की इकाई संपूर्ण ग्राम होती थी? ठीक है, संपूर्ण गांव को ही मान लिया जाता था इसमें, एक महाल को। ठीक है, और फिर उससे पूरा टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो ये किसमें होता था? महालवाड़ी व्यवस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? स्थायी बंदोबस्त का जो विचार है सबसे प्रथम वो दिया था फिलिप फ्रांसिस ने। ठीक है, हालांकि थॉमस लो भी इससे जुड़े हुए थे,
लेकिन सबसे पहले विचार दिया था जो स्थायी बंदोबस्त का, वो फिलिप फ्रांसिस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कौन सा सत्य है? सत्य में पहला है राजा राममोहन राय ने स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया था। बिल्कुल राजा राममोहन राय ने इसका समर्थन किया था। और एक भारतीय अर्थशास्त्री भी थे, ठीक है, आरसी दत्त, ठीक है, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, इन्होंने भी इसका समर्थन किया था स्थायी बंदोबस्त का, ठीक है। फिर दूसरा है ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता आर मार्टिन बर्ड को माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था है उसका पिता आर मार्टिन बर्ड को माना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति बनाई गई थी, ठीक है, क्यों बनाई गई थी? कि भारत में औद्योगिकरण के लिए। तो अंग्रेजों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि भारत में औद्योगिकरण करे, ना कि भारत को पाश्चात्य देशों के स्तर तक लाने के लिए, ऐसा भी अंग्रेजों का कोई उद्देश्य नहीं था, ना कि भारतवासियों की भौतिक समृद्धि को उन्नत करने के लिए, ऐसा भी उनको कोई उद्देश्य नहीं था। जबकि भारत को महानगरीय पूंजीवाद के कृषक उपाश्रित के रूप में परिवर्तन करने के लिए। बिल्कुल अंग्रेज क्या करते थे, भारत में जो फसलें होती थी, ठीक है, उनको कच्चे माल के रूप में ब्रिटेन भेज देते थे, और फिर जो तैयार माल होता था, ठीक है, उसको भारत में दे देते थे। तो उन्हें एक बाजार भी मिल गया और कच्चे माल के स्रोत के रूप में भारत मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है? बहुत ही फेमस कथन है ये, ठीक है, बहुत बार नेट में पूछा हुआ है कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी है। कैसा, किसने बोला था? बेंटिंग ने, ठीक है। अब इसको अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि आप बेटिंग या जुआ अगर आप खेलोगे, बेट लगाओगे, तो आपकी हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी हुई पड़ी रहेगी, ठीक है, याद रखना इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प रेल के विकास के कारण अधिक विकसित हुए। कि भारत में कुटीर उद्योग हस्तशिल्प रेल के विकास के कारण अधिक विकसित हुए थे क्या? कहां हुए थे? नहीं हुए थे। अंग्रेजों के टाइम में भारत के लघु और कुटीर उद्योग है उनकी दशा खराब ही रही थी। अब इसमें दिया हुआ है कारण, रेल से माल एवं वस्तुओं के संचालन में सहायता मिली। तो बिल्कुल रेल से माल और वस्तुओं के संचालन में तो सहायता मिली थी, ठीक है। तो इसमें ए गलत हो गया परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में सत्य कथन है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी से सत्य कथन आपको बताना है। पहला पूछा है सर्वप्रथम धन निकासी या संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। बिल्कुल धन निष्कासन सिद्धांत है या ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो किसने दिया था सर्वप्रथम? दादा भाई नौरोजी ने। तो पहला सही हो गया। फिर इसमें दूसरा है उनके धन निकासी के सिद्धांत का उनके लेख पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में व्यापक उल्लेख है। बिल्कुल इनकी एक पुस्तक थी, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें इन्होंने विस्तृत रूप से व्यापक रूप से इसका उल्लेख किया है। जबकि सबसे पहले इन्होंने जो इसकी धन निष्कासन सिद्धांत की जो व्याख्या की थी वो की थी इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड डेब्ड टू इंडिया, ठीक है, इंग्लैंड डेब्ड टू इंडिया, ठीक है, इसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया था। लेकिन विस्तृत रूप से इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने उल्लेख किया है। अगर ये भी पूछ ले कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है, तो ये है दादा भाई नौरोजी की। अगला है उन्होंने धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट दिया था। बिल्कुल, क्योंकि जो आधे से ज्यादा कह लो आप, जो भारत का जो राजस्व है, भारत का जो पैसा है वो विदेशों में चला जाता था और भारत में इसके बदले में कोई विशेष प्रतिफल मिलता नहीं था। तो इसको दादा भाई नौरोजी ने बोला अनिष्टों का अनिष्ट, ठीक है। फिर है उनके अनुसार धन निष्कासन सिद्धांत ही भारतीय निर्धनता का मूल कारण है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला था कि भाई जो धन निष्कासन इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है इसी कारण भारतीय निर्धन है, भारत में गरीबी है। तो चारों ही इसमें सही हो गए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है? रमेश चंद्र दत्त ने, RC दत्त ने। काफी फेमस बुक है, इंडिया के इतिहास पर लिखी जाने वाली, ठीक है, इंडिया के आर्थिक इतिहास पर लिखी जाने वाली प्रथम प्रसिद्ध बुक भी इसको माना जाता है, ठीक है। और रमेश चंद्र दत्त ने स्थायी बंदोबस्त का समर्थन भी किया था, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना, स्थायी बंदोबस्त का समर्थन इन्होंने किया था। और स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किसने किया था? राजा राममोहन राय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में इंपेरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया? इंपीरियल प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये होता था ब्रिटेन से आयातित वस्तुओं पर प्रदत्त रियायतों के संदर्भ में, ठीक है। इंपीरियल प्रेफरेंस, ठीक है, जिसमें जो ब्रिटेन की जो वस्तुएं थी उनको प्राथमिकता दी जाती थी, ठीक है, प्रायोरिटी दी जाती थी, ठीक है। और जो आयातित वस्तुएं थे उन पे बहुत कम टैक्स लगाया जाता था, जिससे भारत में उनकी जो वैल्यू होती थी, वो मतलब जो उनकी कॉस्टिंग होती थी वो कम ही पड़ती थी। तो भारत का जो बाजार था, भारत के जो हस्तशिल्प थे, उनका तो पतन हुआ, और ब्रिटेन के जो तैयार माल है भारत उसका ग्राहक बन गया, ठीक है। तो इंपेरियल प्रेफरेंस मतलब जो ब्रिटेन से आयातित वस्तुएं हैं उन पर कम टैक्स लगाना, ठीक है, और उनको रियायतें देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़कों, रेलों, डाक तार, बैंक और बंदरगाहों को विकास किया गया। बिल्कुल, ब्रिटेन वासियों को पता था कि भाई अपने को चाहे सेना भेजनी है, चाहे माल भेजना है, व्यापार करना है, तो सड़कों को, परिवहन को इनको अच्छा करना पड़ेगा। तो इन्होंने सड़कों, रेलों को इंफॉर्मेशन भेजने के लिए कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा किया, ठीक है, बिल्कुल किया। अब इसमें कारण में है, भारत में सस्ती मजदूरी उपलब्ध होने के कारण अंग्रेज उद्योगपति अच्छा मुनाफा कमाया। बिल्कुल, अंग्रेज उद्योगपति थे वो बहुत अच्छा मुनाफा कमाते थे, क्योंकि भारत में कम पैसों पे भी लोग काम करने को तैयार होते थे, तो इसलिए वो अच्छा मुनाफा कमाते थे, ठीक है। अब इसमें ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के संदर्भ में ये किसने बोला है? हमारी आर्थिक नीतियां उस स्पंज के समान है जो गंगा घाटी की सभी अच्छी वस्तुओं को सोख लेती है और उस स्पंज को टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जॉन सुलिवान ने बोला था कि भाई भारत में कौन सी नदी है? भारत में गंगा नदी है, ठीक है। इंग्लैंड में कौन सी है? टेम्स नदी, ठीक है। तो कि जो गंगा नदी का जो है सारा कुछ जो अच्छा, यानी भारत का जो भी चीजें हैं वो हम सोख के या निचोड़ के कहाँ ले जाते हैं? टेम्स नदी के किनारे, यानी सारी चीजें हम इंग्लैंड ले जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात बोली थी कि भाई भारत का सारा निचोड़ के सब तुम वहीं तो ले जा रहे थे इंग्लैंड। तो जॉन सुलिवान ने ये बात बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समयावधि को औपनिवेशिक लूट का काल कहा जाता है? तो औपनिवेशिक जो लूट है वो काल कहा जाता है 1757 से 1772 का, ठीक है। अब ये है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने खूब भारत में लूट मचाई थी, ठीक है, खूब पैसा ऐंठा, ठीक है। तो ये 15 साल जो है 1757 से 1772 के प्लासी के युद्ध में, ये औपनिवेशिक लूट का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार है वो कब समाप्त किया गया था? तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया था, ठीक है। हालांकि चाय और चीन के साथ जो व्यापार था वो अब भी जारी रहा था, ठीक है, उसको फिर 1833 में बंद किया गया, ठीक है। चाय व चीन का के साथ जो व्यापार था वो 1833 में बंद किया गया, ठीक है, व्यापार, ठीक है।
लेकिन व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किया गया था? 1813 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के शासन की स्थापना के पश्चात भारत के किस उद्योग को सर्वाधिक नुकसान हुआ था? तो भाई भारत में सूती उद्योग बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, हम बहुत अच्छा निर्यात करते थे देश विदेशों में, लेकिन ब्रिटेन का जो शासन आया उसमें के बाद में जो भारत से कच्चा माल है वो बाहर भेज दिया जाता था, और जो कंपनी थी ब्रिटेन की वहां पे औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। ठीक है, तो वहां से जो तैयार माल है, जो कपड़े थे, वो भारत में भर दिए गए। ठीक है, तो इससे भारत के सूती वस्त्र उद्योग को काफी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? वह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय चरखों को तोड़ दिया, भारतीय सूती वस्त्र को यूरोप की मंडियों से बाहर किया, वह अंत में ब्रिटेन के सूती माल की भारत में बाढ़ ला दी थी। ठीक है, तो ये बोला था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स को भी पता था कि भाई ये जो अंग्रेज है, ठीक है, इन्होंने भारतीय हस्तशिल्प को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो उनके कहने का मतलब यही था कि भाई भारतीय जो चरखे थे उनको तोड़ दिया। ठीक है, और जो भारत का सूती वस्त्र इतना फेमस था उनको पहले तो यूरोप की मंडियों से बाहर कर दिया, और फिर अंत में जो ब्रिटेन में जो सूती माल था उसको ही भारत में सप्लाई कर दिया। ठीक है, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज पूंजीपतियों को निम्न में से किस क्षेत्र में पूंजी निवेश पर लाभ की गारंटी दी है? ठीक है, किस क्षेत्र में निवेश करोगे तो आपको लाभ की गारंटी है? ठीक है, अंग्रेजों ने रेलवे पे गारंटी दी थी। ठीक है, रेलवे में कि आप निवेश करोगे तो हम आपको 5% का लाभ मिनिमम देंगे। ठीक है, 5% की गारंटी दी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि कितने परसेंट, तो 5%, तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा रेल यातायात के विकास में असत्य कथन, असत्य बताना है। ठीक है, तो पहला है, इसका मूल उद्देश्य भारतीयों को सरल एवं सुरक्षित यातायात का साधन उपलब्ध कराना था। भारतीयों को तो भाई इतने भले तो अंग्रेज थे नहीं कि भारतीयों को सरल यातायात उपलब्ध कराने के लिए रेल चला देंगे। ठीक है, रेल का विकास अंग्रेजों के व्यापारिक हितों पर आधारित था। ठीक है, असत्य पूछा है। ठीक है, तो असत्य तो हो ही गया। तो रेल का विकास अंग्रेजों के व्यापारिक हितों पर आधारित था, बिल्कुल था। अंग्रेजों की सामरिक योजना का भाग था, बिल्कुल था, क्योंकि अंग्रेजों के लिए सब तरह से फायदा था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के भाई कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे उनका कच्चा माल है वो बंदरगाहों तक ले जाना है, चाहे उनकी सप्लाई करना हो, सारी चीजें रेल से संभव थी। ठीक है, रेल यातायात से, और अंग्रेजों को सुगम यातायात प्रदान करना, बिल्कुल अंग्रेजों के लिए भी सुविधाएं हो सकती थी, आराम से रेल से आ जा सकते थे। तो ये तीनों सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अपने किस लेख में धन निष्कासन सिद्धांत का उल्लेख किया था? तो हमने जैसे पहले ही पढ़ा था, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में सबसे पहले उन्होंने उल्लेख किया था, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में। बाद में इसकी विस्तृत व्याख्या किसमें की थी? पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो जबकि सबसे पहले किसमें दिया था? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देशी समाचार पत्र ने धन निष्कासन के संदर्भ में लिखा है, अंग्रेज ये नहीं जानते कि इस शल्य क्रिया के परिणाम स्वरूप उनका रोगी मरणासन दशा में चला गया है? ठीक है, तो धन निष्कासन था वो एक बहुत बड़ी बुराई थी। भारत से जो धन है वो ब्रिटेन चला जाता था और भारतीयों को इसके बदले में कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, तो एक देशी समाचार पत्र था, तो उन्होंने बोला कि भाई आपको पता नहीं है कि तुम्हारी ये जो शल्य क्रिया तुम कर रहे हो, इससे जो हम हैं, भारतवासी हैं, जो रोगी हैं, ये तो मरने की दशा में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बोला था अमृत बाजार पत्रिका ने। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो आप इसको ऐसे याद कर लेना कि मरणासन व्यवस्था में जाए तो आप किसका प्रयोग करोगे? अमृत पियोगे तो आप वापस जी सकते हो। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में से
निम्न में से किस उद्योग में सर्वप्रथम भारतीय उद्योगपतियों ने पूंजी निवेश किया था? ठीक है, भारतीय उद्योगपतियों ने किसमें किया था? ठीक है, पूंजी निवेश सर्वप्रथम सूती वस्त्र निर्माण में। ठीक है, सूती वस्त्र निर्माण में भारतीय पूंजीपतियों ने पूंजी अपनी लगाई थी सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता आधुनिक पंजाब नेशनल बैंक का संस्थापक था? पंजाब नेशनल बैंक का कौन है संस्थापक? ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को साधारण बजट से अलग किया गया था? रेल बजट को साधारण बजट से अलग किया गया। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये किया गया था एकवर्त समिति के आधार पर। ठीक है, तो आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई रेल बजट और साधारण बजट अब एक नहीं रह सकते, तो कौन सी समिति आई? एकवर्त समिति। ठीक है, और ये कब आई थी? 1925 में। ये भी याद रखना, ये भी पूछते हैं 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाउड आयोग का संबंध किससे था? ठीक है, फ्लाउड आयोग है उसका संबंध था लगान से। ठीक है, इसको कह सकते हो आप, ये फ्लाउड आयोग बेचारा ठीक आदमी था। ठीक है, ये इन्होंने बोला कि जो भारत के जो किसान है उनको 2/3 भाग दो। ठीक है, क्योंकि भारतीय किसानों से बहुत ज्यादा लगान वसूला जाता था, तो किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि यार तुम 2/3 तो कम से कम किसानों को दो। ठीक है, तो अच्छी बात थी। ठीक है, तो ये लगान से संबंधित था। ठीक है, 1940 में ये आया था। ठीक है, 1940 में ये आया था, और जो बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ था वो फ्लाउड आयोग की जो सिफारिशें थी उन्हीं के आधार पर हुआ था। ठीक है, 1942 का जो तेभागा आंदोलन है, ठीक है, तेभागा आंदोलन, ये भी पूछा जाता है, इसको याद रखना। 1942 का जो तेभागा आंदोलन है कहां हुआ था? बंगाल में। तो ये किसकी सिफारिशों के आधार पर हुआ था? फ्लाउड आयोग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आयोगों का सही क्रम आप लिखिए। ठीक है, तो सही सबसे पहला आया था मेनक्रिफ आयोग। ठीक है, ठीक है, मेनक्रिफ आया था। ठीक है, आदमी है तो आदमी है तो भाई मेनक्रिफ ही आएगा सबसे पहले, तो ऐसे आप इसको याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया 4 1 2 3, क्योंकि दूसरा है नहीं। दूसरा आएगा मेस्टन। ठीक है, पहला मेनक्रिफ, दूसरा मेस्टन, और तीसरा है व्हीटले, और लास्ट में 1940 में के लगभग ये फ्लाउड आयोग। ठीक है, सबसे पहले मेनक्रिफ, बाद में मेस्टन, फिर व्हीटले, फिर फ्लाउड आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय उद्योगपति ने सर्वप्रथम स्टील निर्माण में अंग्रेज पूंजीपतियों को चुनौती दी थी? ठीक है, स्टील निर्माण में तो जमशेदजी रतनजी टाटा ने दी थी। ठीक है, 1907 में इन्होंने स्थापना की थी टिस्को की। ठीक है, 1907 में इन्होंने टिस्को की स्थापना की थी। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, तो स्टील निर्माण ने किसने दी थी? जमशेदजी रतनजी टाटा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पटसन या जूट उद्योग की स्थापना कहां हुई थी? ठीक है, तो पटसन और जूट पहले तो एक ही बात है, स्थापना इसकी कहां हुई थी? ठीक है, तो सबसे पहले स्थापना हुई थी बंगाल में। ठीक है, बंगाल में हुई थी, कहां पे? रिसरा, बंगाल में, रिसरा में इसकी स्थापना हुई थी। यह भी याद रखना, बहुत बार ये पूछा जाता है कब हुई थी, तो 1855 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेम्बरलेन आयोग का संबंध किससे था? ठीक है, चेम्बरलेन का जो आयोग है वो बनाया गया था मुद्रा व्यवस्था सुधार के लिए। ठीक है, चेम्बरलेन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक वर्ग ने उद्योगपतियों ने सर्वप्रथम अंग्रेजी उद्योगपतियों को सीधी चुनौती दी थी? ठीक है, अंग्रेजी उद्योगपतियों को चुनौती किसने दी थी? पारसियों ने। ठीक है, पारसियों ने बहुत सारे जो उद्योग धंधे है उसमें पैसा लगाया था और अंग्रेजी उद्योगपतियों को चुनौती दी थी। ठीक है, पारसियों ने। तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। ठीक है,
रोज नए क्वेश्चन के लिए, कोई भी अपडेट जानने के लिए आप नेपोलियन इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऑफलाइन कोचिंग भी हमारे अवेलेबल है महेश नगर जयपुर में। थैंक यू।